नमस्कार दोस्तों। आज़ादी, हम सब ये शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक दिन छुट्टी मनाना या कुछ और? आइए आज महाकवि सुब्रमण्य भारती की इस अद्भुत कविता के जरिए आज़ादी के असली मायनों को समझते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले ही भारती की ये एक लाइन, ये इस कविता की बल्कि उनके पूरे नजरिए की आत्मा है। उनके लिए आज़ादी कोई लग्जरी या कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। नहीं, ये हमारे जीवन की सांस थी। मतलब जैसे बिना सांस के शरीर मुर्दा है, ठीक वैसे ही बिना आज़ादी के एक राष्ट्र का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कविता की गहराई में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का इंसान कौन था, है ना? तो चलिए सबसे पहले महाकवि भारती को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये हैं सुब्रमण्य भारती। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे जो कमरे में बैठकर बस लिखते थे। उन्हें महाकवि यानी महान कवियों का कवि का दर्जा दिया गया था। और क्यों? क्योंकि वो एक ही साथ कवि थे, एक निडर पत्रकार थे, एक समाज सुधारक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा थे और उनकी सोच पर सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं, उनका बहुत गहरा असर था। सिस्टर निवेदिता ने ही उन्हें महिलाओं का अधिकारों और जातिगत समानता की अहमियत समझाई और यही सारी बातें उनकी कविताओं में एक आग बनकर निकली। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। भारती का आज़ादी का जो विचार था, वो सिर्फ राजनीतिक बदलाव से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार आखिर था क्या। ये शब्द होलिस्टिक इस पूरी कविता को समझने की चाबी है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज के सभी हिस्से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और उन्हें आप अलग अलग करके नहीं समझ सकते। आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी। भारती के लिए भी आज़ादी के सभी पहलू, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक के बिना दूसरा अधूरा था। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाती है कि उस समय आज़ादी का जो आम मतलब था और भारती का जो नजरिया था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ज्यादातर लोगों के लिए आज़ादी का मतलब था सिर्फ ब्रिटिश शासन से राजनीतिक मुक्ति, लेकिन भारती के लिए ये तो बस पहला कदम था। उनकी नज़र में सच्ची आज़ादी में सामाजिक समानता भी शामिल थी, यानी जातिवाद से पूरी तरह मुक्ति। आर्थिक न्याय भी था, यानी गरीबी से मुक्ति। और तो और आध्यात्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता भी थी, यानी मन के डर और अज्ञान से मुक्ति। सब कुछ मिलाकर बनती थी सच्ची आज़ादी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारती के लिए आज़ादी सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये इंसान की पूरी स्थिति का, उसकी पूरी कंडीशन का एक बदलाव था। स्वतंत्रता उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज को बनाने की यात्रा की शुरुआत थी जहां हर इंसान सिर उठाकर जी सके। अब हम कविता के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भारती ने सिर्फ बाहरी दुश्मन यानी अंग्रेजों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि हमारे समाज के अंदर बैठे एक दुश्मन, जाति व्यवस्था, पर भी उतनी ही ताकत से हमला बोला। अगली स्लाइड में वो पंक्तियां हैं, वो लाइनें हैं जिन्होंने उस समय के पारंपरिक समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। ये भारती के विचार का सबसे साहसी, सबसे हिम्मत वाला पहलू था। आज़ादी में कोई जाति नहीं होती, परैया और तिया ब्राह्मण के बराबर हैं। जरा सोचिए इन शब्दों की ताकत को। ये सिर्फ एक बयान नहीं था दोस्तों, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। उस समय जिन समुदायों को दबाया जाता था, उनका नाम लेकर उन्हें सीधे सीधे समाज की सबसे ऊंची जाति के बराबर घोषित कर देना एक बहुत ही बड़ा और साहसी कदम। इन पंक्तियों का महत्व समझिए। ये जाति व्यवस्था की आंतरिक गुलामी पर सीधा हमला था। उन्होंने जानबूझकर दबे हुए समुदायों का नाम लिया ताकि इस समस्या को कोई अनदेखा ना कर सके। उन्होंने साफ साफ घोषणा की कि अगर समाज में बराबरी नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, एक दिखावा है। ये एक पूरे सामाजिक बदलाव का आह्वान था और यही बात आज भी इसे इतना जरूरी और प्रासंगिक बनाती। भारत के लिए आज़ादी सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि ये एक अंदर की अवस्था भी थी, एक साइकोलॉजिकल चेंज। हर भारतीय के मन और उसकी आत्मा में एक बदलाव। वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक बदलाव की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। पहला स्टेज है गुलाम मानसिकता, जो सदियों की गुलामी से पैदा होती है, जिसमें लोग डर कर रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और खुद को छोटा समझते हैं। फिर आता है इसका इलाज, आज़ादी का अमृत, जो इस मानसिक बीमारी को ठीक करता है। और आखिरी स्टेज है स्वतंत्र आत्मा, जिसमें देश के नागरिक निडर होकर, सीना तान कर और सिर ऊंचा करके खड़े होते हैं। और ये पंक्ति, हे आज़ादी तुम डर को दूर करने वाली हो, उस साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। भारती का मानना था कि आज़ादी का विचार ही, सिर्फ उसका ख्याल ही, हमारे मन में बैठे उस गहरे डर को ख़त्म करना शुरू कर देता है जो गुलामी ने पैदा किया है।
तो हमने ये तो देख लिया कि भारती क्या कहना चाहते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने अपनी बात को इतने शक्तिशाली ढंग से कैसे कहा। क्या था उनकी कविता में ऐसा खास, और क्यों उनकी कविता आज भी इतनी जरूरी है? चलिए अब इसे समझते हैं। और ये टेबल उनकी काव्य प्रतिभा को बहुत अच्छे से दिखाता है। भारती ने कई साहित्यिक उपकरणों यानी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। पहला है पर्सोनिफिकेशन, जहां उन्होंने आज़ादी को एक देवी माँ के रूप में दिखाया, जिससे स्वतंत्रता का संघर्ष एक आध्यात्मिक साधना जैसा बन गया। दूसरा है मेटाफर, जैसे तपस्या का फल या जीवन की सांस कहना। इससे आज़ादी जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को एक ठोस रूप मिल गया। और तीसरा है डिक्शन, यानी शब्दों का चुनाव। उन्होंने प्रकाश, सुबह और जागृति जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज़ादी के लिए किया और अंधेरे जैसे शब्दों का गुलामी के लिए, जिससे सही और गलत में एक साफ अंतर पैदा हुआ। अच्छा, ये एक बहुत ही जरूरी कंपैरिजन है जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्य भारती दोनों महान कवि थे, पर आजादी पर उनका नजरिया थोड़ा अलग था। जहां टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एक प्रार्थना है जो बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति की बात करती है, वहीं भारती की कविता फ्रीडम, बराबरी के लिए एक ज्यादा जुझारू, एक मिलिटेंट और सामाजिक रूप से सीधी मांग है। टैगोर एक आदर्श भविष्य की तस्वीर खींचते हैं, जबकि भारती उन जंजीरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें अभी इसी वक्त तोड़े जाने की जरूरत है। और अंत में बात करते हैं इस कविता की विरासत की। याद रखिए, भारती ने ये सब भारत की आज़ादी से बहुत पहले लिखा था, इसलिए उनके शब्द सिर्फ एक कविता नहीं थे, बल्कि एक भविष्यवाणी थे और आने वाले भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका थे। एक जाति विहीन, बराबरी वाले भारत का उनका सपना आज भी एक जरूरी लक्ष्य बना हुआ है, और यही बात इस कविता को टाइमलेस यानी हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है। तो मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सुब्रमण्य भारती का एक वास्तविक स्वतंत्र भारत का वो समग्र, वो होलिस्टिक सपना आज एक हकीकत है? मैं चाहूंगा कि आप आज के भारत को देखते हुए सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता के इन पहलुओं पर जरूर सोचें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।